हाजिर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका टॉपिक नंबर है 2.3.1। इससे पहले हमने जो आखिरी वीडियो देखी थी वो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल के ऊपर थी। तो आज जो हमारे पास मौजूद है 2.3 और उसका पहला टॉपिक है डी ब्रोए हाइपोथेसिस। ठीक है, नाम से आपको लगेगा इसको इस तरीके से पढ़ा जाएगा डी ब्रोगले, लेकिन इसे जो फ्रांसीसी ज़ुबान में जिस तरीके से पढ़ा जाता है वो है डी ब्रोए हाइपोथेसिस, लेकिन बोलने वाले डी ब्रोगले भी कहेंगे तो आप भी कह सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, तो ये डी ब्रोए किसी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। तो डी ब्रोए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस किसको कहते हैं बेटा? मफरूज़े को कहते हैं। जो आप अपने दिमाग से कोई आइडिया देते हैं, अपनी सोच समझ के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। ठीक है ना। तो डी ब्रोए ने क्या दिया था? अपना एक हाइपोथेसिस दिया था मैटर के बारे में। ठीक है ना। तो इसने बताया था कि मैटर जो है, एक कोई मैटर है, ठीक है ना, ये मैटर है। जब ये मैटर क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। जब ये मैटर क्या हो? मूव कर रहा हो, तो वो दो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। उसके अंदर दो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। एक तो वेव वाली भी और एक तो पार्टिकल वाले भी। समझ में आ रही बात? जैसे कि आपने सुना होगा एक एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन कौन से हैं? वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक फिक्स ऑर्बिट और फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जब डी ब्रोए आते हैं तो डी ब्रोए कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन भी क्या है, उसके पास एक डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? उसके पास डुअल नेचर है। जब वो मूव करता है तो वो वेव नेचर रखता है अपने साथ। कौन सी नेचर रखता है? वेव नेचर। वेव नेचर कैसी होती है आपको पता होगा, इस तरीके से वेव होती है। फोटोन के बारे में हमने देखा था। फोटोन क्या होता है बेटा? एक डिस्क्रीट यूनिट होता है। ठीक है ना। एक क्या होता है? एक डिस्क्रीट यूनिट होता है। उसके अंदर एक फ़िक्स अमाउंट में एनर्जी होती है। जो लाइट वेव्स आपके पास आती है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती। ये लाइट, हाँ, लाइट की जो रोशनी आ रही है मेरे ऊपर, ये फोटॉन्स की सूरत में आ रही है। फोटॉन्स क्या होते हैं? डिसकंटिन्यूस वेव। अगर आपने बोहर को नहीं देखा तो उसे जाकर ज़रूर देखें। इसे हम यहाँ पे लंबा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते। तो आइए ज़रा इसको देखते हैं कि डी ब्रोगले ने हाइपोथेसिस क्या दिया था। इन 1923 डी ब्रोगले हैड अराइव एट हिज हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से और आइंस्टाइन इक्वेशन की मदद से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है और आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, इसे भी हम लिखेंगे और थोड़ी सा समझेंगे। ज़्यादा नहीं समझना, हमें बस ये समझना है कि एक मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो वेव प्रॉपर्टी भी अपने साथ रखती है। ठीक है ना। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट में है तो इसमें कोई वेव प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये मूव कर रहा होगा, जब इसके अंदर स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, तो ये अपने अंदर वेव प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करेगा। ठीक है। ज़रा एक और चीज़ देखें, ये है एक वेव, ठीक है, और ये एक और वेव। इसमें देखिए एक लफ्ज़ है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? देखिए सबसे पहले देखिए, ये वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो वेव के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ट्रफ। छोटे वाले में भी ऐसे ही होगा, CT, क्रस्ट, ट्रफ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये वेव 1 है, ये वेव 2, बताएं इन दोनों में से किस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है? तो भाई इसका जवाब दुरुस्त ये है कि पहले वाला जो वेव है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। पहले वाला वेव है, इसकी वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, यानी एक के बाद दीगर आने वाले क्रस्ट के दरमियान जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ, यानी वेव की लंबाई। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ। आप क्रस्ट याद रखें, ठीक है ना। अभी ट्रफ को छोड़ दें, ये टॉपिक आपका नहीं है लेकिन बताना ज़रूरी है। ठीक है ना। वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, छोटी मोटी क्लासेस में, लेकिन मसला ये कि हम उससे पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है ना। तो छुड़वा दिया जाता है अक्सर वेस्टा। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? वेवलेंथ कहते हैं। ये एक और वेव है, इसकी वेवलेंथ कैसी है? इसकी वेवलेंथ क्रस्ट से क्रस्ट के फासला देखिए कम है, इसका वेवलेंथ क्या है बेटा? कम है। इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। तो वेवलेंथ आपको पता है वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। समझ में आ रही है? वेवलेंथ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। साउंड में भी फ़र्क पड़ता है, लाइट की रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है। जैसे लड़कियों की आवाज़ क्या होती है? उनकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है। उनकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना। और जो लड़कों की जो आवाज़ होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो आवाज़ में भी क्या आता है? फ़र्क आ जाता है। लाइट से कलर्स में भी क्या आ जाता है? फ़र्क आ जाता है।
तो खैर ये टॉपिक नहीं है, हमें बताना क्या है, आए उसे देखते हैं। तो ऑल मैटर, अब आते हैं मेन बात की तरफ। तो डी ब्रोय ने किसकी मदद से अपना एक हाइपोथेसिस दिया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन इक्वेशन की मदद से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है बेटा? E इज इक्वल टू एच सी, इज इक्वल टू एच न्यू। इसको न्यू बोलते हैं बेटा, ये एक साइन है, इसको कहते हैं न्यू, NU, न्यू। यानी इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब मसला आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी ये होती है, इधर आप इधर देख लें, मैं इधर वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेव ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये टाइम, यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है 0 सेकंड, ठीक है ना। इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम लगा वो कितना लगा भाई? 1 सेकंड लगा। कितना लगा? 1 सेकंड, ठीक है। एक और वेव ड्रॉ करना हूँ मैं, ठीक है, ज़रा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड लगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें ज़रा आप देखें, ज़रा गौर करें, ऊपर वाले वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है कि नीचे वाले? तो नीचे वाले वेव की वेवलेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है। और ऊपर वाले वेव की क्या है? वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ आपको पता हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। अब हमें देखना है फ्रीक्वेंसी। क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में 1 सेकंड लगा, और यहाँ से यहाँ तक वेव को जाने में कितना सेकंड लगा? 1 सेकंड लगा। सही समझ में आ रही बात? तो ज़रा इधर से देखें, यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ से यहाँ इस तरीके से गया और यहाँ पे आ गया। ये हुआ एक वेव। कितना वेव हुआ? एक वेव। फिर यहाँ से गया, यहाँ पे आया, ये कितना हो गया? 2 वेव। फिर यहाँ से गया, यहाँ पे आया, ये कितना हो गया? 3 वेव। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, कितना हो गया? 4 वेव। बात समझ में आ रही है? इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ। ये देखिए ना, यहाँ से ये 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव। इसमें 1 सेकंड में कितनी वेव्स गई? 6 वेव्स पर सेकंड। 6 वेव पर सेकंड। इसमें कितनी वेव्स गई? हम अंदाजे के तौर पे 1 वेव्स ले लेते हैं। अंदाज़ा अपने मुताबिक आपको समझाने के लिए कितनी वेव ले लेते हैं? 1 वेव्स। ज़रा देखिए, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कितनी वेव्स गई है? 1 वेव्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके क्या है भाई? 1 वेव्स पर सेकंड। 1 वेव्स पर सेकंड। इसी को क्या कहते हैं? हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ज़रा आए देखिए, किसका नंबर ज़्यादा है? इसका नंबर ज़्यादा है। इसके मैग्नीट्यूड क्या है? ज़्यादा है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा? ऊपर वाले वेव की, नीचे वाले वेव की? ऊपर वाले वेव की क्या है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और नीचे वाले वेव की क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है। समझ में आ रही बात? तो इधर देखें, ये क्या है? एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक मैक्स प्लैंक साइंसदान था, उसने इक्वेशन दी, तो उसने एक कांस्टेंट बनाया और उसको अपना नाम दिया, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोटोन में क्या होगी? एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा फोटोन में क्या होगी? एनर्जी होगी, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी फोटोन की एनर्जी उतनी कम होगी। ये आपको याद रखना है। ये जो ताल्लुक है इनके दरमियान डायरेक्टली ताल्लुक है। समझ में आ रही? अगर मैं इसको ये हटा दूँ, देखिएगा इसको मैं रिवर्स करता हूँ, इज इक्वल टू हटाता हूँ, कांस्टेंट हटाता हूँ। इसके बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते तो नहीं है, ज़रा देखिएगा। इज इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे तो लगेगा प्रोपोर्शनल, ठीक है, और लगेगा ये म्यू। क्या कहते हैं? न्यू। फ्रीक्वेंसी। इस न्यू की जगह एफ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपकी किताब में एफ लिखा हुआ नहीं है, तो आप इसी को फॉलो कर लें। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी उतनी ज़्यादा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी कम फोटोन की एनर्जी उतनी कम। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। तो प्लैंक्स की जो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, उसको बुनियाद बना के उसकी मदद से, और आइंस्टाइन इक्वेशन जो है वो है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल करते हुए उसने बताने की कोशिश की कि एक मैटर पार्टिकल वेव नेचर की प्रॉपर्टी रखता है जब मोशन में हो। जब किस में हो? मोशन में। ये बात आपको याद रखना है। कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो वेव वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं करती, ठीक है ना। मैं मार्कर फेंकता हूँ, ये जब जा रहा होगा आप तो बोलेंगे तो वेव में है ही नहीं, लेकिन वेव्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी उसे काबिल मुशाहिदा नहीं, उसे हम नोट नहीं कर सकते। वो वेव्स, उसकी वेव लेंथ इतनी छोटी होती है कि उसे ऑब्जर्व करना मुश्किल है। खैर आए देखें, ऑल मैटर हैज़ पार्टिकल। तमाम मैटर के पास क्या होता है? पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ये याद रखना है। किसने कहा? डी ब्रोय ने। उससे कहने का मतलब ही यही था कि कोई सी भी मैटर हो उसके पास वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है।
तो दिस गिव बर्थ टू द वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, तो इसकी वजह से एक थ्योरी वजूद में है जिसका नाम है वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें से भाई मैटर के बारे में बताया गया कि मैटर के पास कौन सी नेचर है, वेव नेचर भी मौजूद है। ठीक है ना, आपने सुना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट में, लेकिन वो वेव नेचर में होते हैं जब वो मोशन में होते हैं। ठीक है, जब रेस्ट में होंगे तो नॉर्मल पार्टिकल होंगे। तो दिस थ्योरी पोस्टुलेट दैट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इवन एटम्स, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या चाहे एटम हो, व्हेन इन मोशन पोसेस वेव प्रॉपर्टीज, व्हेन इन मोशन पोसेस वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, जब भी ये लोग किस में हो, मोशन में होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, वेव प्रॉपर्टीज़ होगी। ऐसा नहीं पार्टिकल जा रहा होगा, बल्कि वेव की तरह जा रहा होगा। किस तरीके से जा रहा होगा, वेव्स की तरह। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ। अब एक रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, कुछ इक्वेशंस बनाई जाएंगी और इस इक्वेशन से वजह से बहुत सारी चीज़ें साबित भी की जाएंगी। लेकिन हम इतने हाई लेवल पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके 9th क्लास का कोर्स है, तो उसी के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। तो ही ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, ही ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ। आइए देखिएगा, तो वेवलेंथ क्यों बताया, वेवलेंथ बताना भी ज़रूरी है। मैं रिलेशन ड्राइव कर दूँ तो आपको वेवलेंथ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है ये वेवलेंथ, व्हाट इज़ दिस। ओके, तो ही ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ विद द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, एक रिलेशन बनाया मास, वेलोसिटी और वेवलेंथ के दरमियान। आइए देखिएगा ज़रा कैसे। तो क्वांटम्स की जो क्वांटम थ्योरी है उसकी जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है एनर्जी मास इक्वेशन, उसको कहते हैं E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंबाइनिंग कर देना है, कंबाइन या कंपेयर कर दें, कंबाइन कर दें, कुछ भी कर दें। ठीक है ना, मैं लिख रहा नहीं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो ये E से E ख़त्म, तो आगे बस लिखा जाएगा mc² इज इक्वल टू एच न्यू, mc² इज इक्वल टू एच न्यू। आपको रिलेशन बनाना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ, उसने बनाया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ का, किसके साथ, मास के साथ और वेलोसिटी के साथ। ठीक है ना, तो आपको वेवलेंथ अलग करना है। इसमें वेवलेंथ आपको दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो कैसे अलग किया जाए वेवलेंथ को ज़रा देखें। तो हम जानते हैं, साइड में लिख दूँ, मैं यहाँ लिख दूँ, देखिएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है न्यू फ्रिक्वेंसी, जो आपको दिख रही है, जो फ्रिक्वेंसी का साइन आपको दिख रहा है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास बराबर होता है आपके पास c/λ के, c/λ। लैम्डा के बारे में जानते हो, लैम्डा है वेवलेंथ का, वेवलेंथ की साइन है। ठीक है, वेवलेंथ का सिंबल है, वेवलेंथ का क्या है, सिंबल। तो वेवलेंथ नहीं लिखते हम, लैम्डा लिख देते हैं, ये ग्रीक लेटर है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा क्या होता है, 3 एक्सपोनेंट 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। और ये क्या है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, क्या है मतलब बेटा, वेव लेंथ। इनका भी रिलेशन है, देखिए इस पर जो ताल्लुक है, इन दोनों का ताल्लुक है, इन्वर्स ताल्लुक है, यानी एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी वेव लेंथ अगर कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेव लेंथ कम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम वेव लेंथ ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, हो सकता है ना आए, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं पहले आए इसे देखें, क्योंकि पहले तो डीप रो तो था ही नहीं हमारे पास, तो थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन बोर्ड तक भी आपको समझ में आ जाए, इसमें थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आगे देखिएगा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे बेटा, न्यू की जगह पुट करेंगे c/λ। क्या पुट करेंगे, c/λ। ज़रा देखिएगा, h इधर आ जाएगा c/λ। हमें रिलेशन बनाना है वेव लेंथ का, वेव लेंथ क्या, ये लैम्डा दिख रहा है आपको। आप लैम्डा को क्या करें, इस तरफ इधर शिफ्ट कर दें और mc² को उधर शिफ्ट कर दें, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/mc², ये mc² है। ठीक है, ये c की पावर 2 c की पावर 1, तो इसमें से 1 कटा, इसमें से 1 कटा, कितना बचा 1, और 1 लिखते हैं नहीं। ठीक है ना, यहाँ तो यहाँ भी नहीं लिखते, यहाँ भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये पावर 2 कट गया और लैम्डा के पास आ गया h/mc, h/mc। समझ वाली बात। तो ही ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मास ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, वेव नेचर सिर्फ उसी बॉडी में होगी जो बॉडी वेलोसिटी में होगी, यानी मूव कर रही होगी। रेस्ट वाली बॉडी की कोई वेव नेचर नहीं होगी। व्हाट इज h? h इज़ अ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, बुक में आपकी एक और इक्वेशन लिखी हुई है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मिटाऊँगा नहीं मैं।
तो ज़रा आइए, ये जो आपके पास MC लिखा हुआ है, आप चैप्टर 3 फिजिक्स में जब जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है, अच्छा ये क्या है? H प्लैंक कांस्टेंट, ये मास है, और ये C क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम चेंज करके इस C की जगह क्या लिख देते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं V। क्या लिख देते हैं? C की जगह क्या लिख देते हैं? V। समझ में आ रही है? C की जगह हमने क्या लिख दिया? V लिख दिया। कोई मसले की बात हमें नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे भी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कोई मसले की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम C लिख देते हैं। अभी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में C इस्तेमाल करें, और जो बड़ी बॉडीज़ होती है उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करें? उसके लिए आप इस्तेमाल करें लैम्डा इज़ इक्वल टू H/mv। H/mv दोनों का मतलब वेलोसिटी है। दोनों का मतलब क्या है? वेलोसिटी। छोटी छोटी बॉडीज़ के लिए C और बड़े लेवल की बॉडीज़ के लिए V, ठीक है ना। आप जो चाहें वो इस्तेमाल करें, उससे कोई मसले की बात नहीं है। दोनों इक्वेशन क्या है? दुरुस्त है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब आप चैप्टर 3 में जाएंगे फिजिक्स में, तो आप वहाँ पढ़ेंगे मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे भाई? मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है, क्या होता है? मोमेंटम जो है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम जो है प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी, तो उसमें क्या होगा बेटा? मोमेंटम होगा। क्या होगा? मोमेंटम। इसकी मिसाल मैंने आपको दी है। अगर एक कार है आपके पास, और एक बाइक है और एक है ट्रक, ठीक है ना। एक बाइक है और एक है आपके पास ट्रक। दोनों जिस रफ्तार चल रही, दोनों की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो बताएं, जब वो दीवार से टकराएगी तो दोनों में से कौन दीवार को नुकसान पहुँचाएगी ज़्यादा? बाइक के ट्रक? जाहिर सी बात है ट्रक, क्योंकि ट्रक का क्या है बेटा? मोमेंटम ज़्यादा है। ट्रक का क्या है? मोमेंटम ज़्यादा है। दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास में फ़र्क है। बाइक का मास कुछ और है, ट्रक का मास कुछ और है। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होने के बाद मोमेंटम बढ़ जाता है। जब मोमेंटम बढ़ जाता है तो उसका असर भी ज़्यादा होता है। मोमेंटम होता है क्या? द क्वांटिटी ऑफ मोशन को कहते हैं। समझ में आ रही है? मोमेंटम किसको कहते हैं बेटा? क्वांटिटी ऑफ मोशन को। तो इधर देखिएगा, इस mv को हम रिप्लेस करके मोमेंटम का साइन होता है, यानी सिंबल होता है P। क्या होता है? P। आपकी किताब में भी लिखा हुआ, आप देखेंगे लिखा होगा लैम्डा इज इक्वल टू H/P। लैम्डा इज इक्वल टू H/P। तो इस इक्वेशन से डी ब्रोई ने साबित करने की कोशिश की कि एक मूविंग बॉडी में क्या होता है भाई? वेव लेंथ होती है। क्या होती है? वेव नेचर होती है। उसकी भी वेव लेंथ होती है, वो भी वेव की तरह अमल करता है। और उसने साबित करके दिखाया। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपके लेवल में इसके न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो वेव जो है ऑब्ज़र्व होगा, ये सिर्फ छोटे छोटे यानी लाइटेस्ट पार्टिकल में ऑब्ज़र्व होगा, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, मार्कर है, मोबाइल है, पत्थर है, उसमें वेव नेचर को ऑब्ज़र्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें भी क्या है? वेव नेचर मौजूद होती है। तो इस तरीके से क्या होता है? डी ब्रोई हाइपोथेसिस का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको डी ब्रोई हाइपोथेसिस 4 क्लास 9 समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।